नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियल। दोपहर के 12 बजे का वक्त हो चुका है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। आर्थिक पैकेज पर ग्राउंड रिपोर्ट से पहले एक एक नजर पर हमारी नजर बने हुए है। यूपी के ताजा हाल क्या है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। यूपी का हेल्थ अपडेट जो है वो इस वक्त आपके सामने रखते हैं। 3664 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। ये इस वक्त का हेल्थ अपडेट है। आगरा से 22 केसेस सामने आए हैं। कन्नौज से 5 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। मेरठ से भी 2 नए केसेस सामने आए हैं। तो ये इस वक्त का कोरोना का अपडेट है। और सिर्फ 5 जिलों की हम बात करें तो 5 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदेश के आधे से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। और उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10 जिलों में ही 2600 मामले सामने आए, यानी कि 3664 इस वक्त टोटल ये आंकड़ा है। तो उसमें से 2600 मामले सिर्फ 10 जिलों के। जबकि देश भर की बात करें तो देश भर में 74,281 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। और कोरोना से देश में अब तक 2415 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 47,480 केसेस एक्टिव हैं, जबकि 24,385 लोग ठीक हो गए हैं। तो ये इस वक्त का यूपी का हेल्थ अपडेट है। 12 बजे का हेल्थ अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 3664 से ज्यादा केसेस इस वक्त हैं। 1709 केसेस एक्टिव हैं। मेरठ से, आगरा से, इन जगहों से फिर से केसेस सामने आए हैं। तो सिर्फ 5 जिलों में ही प्रदेश के आधे केसेस सामने आए। तो 3664 का यह आंकड़ा इससे ज्यादा ही है। और आज भी केसेस आए हैं। फिर से आगरा में केसेस आए हैं। आगरा में बदलाव किए गए हैं। टीम बाकायदा मुख्यमंत्री योगी ने भेजी है। सीएमओ बदल दिए गए हैं, दूसरे अधिकारी बदल दिए गए हैं, लेकिन केसेस फिर भी नहीं रुक रहे हैं। अभी भी संक्रमण का दायरा आगरा में बढ़ता चला जा रहा है। 800 से ज्यादा का आंकड़ा आगरा में। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज की। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। एबीपी गंगा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी के प्लान 2020 पर बड़ी चर्चा कर रहा है। कोरोना काल में पीएम मोदी अपने भाषण में आत्मनिर्भर का जिक्र करते हैं। शब्द का इस्तेमाल होता है आत्मनिर्भर। इसके बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर इकोनॉमी को बूस्टअप किया है। लेकिन इस पैकेज से यूपी के किसानों को क्या उम्मीदें हैं, छोटे व्यापारियों को क्या फायदा होगा? अलग अलग सेक्टर से जुड़ी आवाज एबीपी गंगा उठा रहा है। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज का बंटवारा करेंगी। वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नीतीश पांडे, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद मोइन, तो इसके साथ साथ हमारे साथ रामनगर से जुड़ गए, उत्तराखंड रामनगर से दानिश, और उनसे हम बात करें। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहां से प्रधानमंत्री जीतकर पहुंचे हैं। अब जानते हैं कि आर्थिक पैकेज पर काशी के लोगों की राय क्या है। नीतीश, व्यापारियों को किस तरह की उम्मीदें हैं इस पैकेज से? क्योंकि शाम को 4 बजे ये क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन अब उम्मीदें किस तरह की? क्योंकि अगर हम सेंसेक्स की तरफ देखें तो बाजार की तरफ देखें तो वहां तो दिख रही है, उत्सुकता दिख रही है, और यही वजह है कि सेंसेक्स बढ़ा है। वाराणसी काशी वासियों को किस तरह की उम्मीद है इस आर्थिक पैकेज से?
राजीव, जो आर्थिक पैकेज है उससे काशी को उम्मीदें तो हैं ही। उम्मीदें इस तरह की हैं कि जो समस्याएं सामने आ रही थी वो समस्याएं अब कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। आपको बता दें कि बनारस में जो व्यापार की स्थिति है वो कुटीर उद्योगों पर आधारित है। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे उद्योग जैसे बनारसी साड़ी, यहाँ का लकड़ी का खिलौना और इसके साथ ही गुलाबी मीनाकारी, और यहाँ ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी जनपद अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर, भदोही, गाज़ीपुर, आजमगढ़, ये सारी जो जगहें हैं यहाँ जो छोटे उत्पाद, छोटे कुटीर उद्योगों का हब है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद ज़्यादा है और हमारे साथ जीआई एक्सपर्ट डॉक्टर रजनीकांत जी मौजूद हैं। इनसे भी जान लेते हैं। रजनीकांत जी, कितनी उम्मीदें प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद? देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि शायद देश के इतिहास में इतना बड़ा आर्थिक पैकेज और एमएसएमई से लेकर पूरे देश के लिए शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये संकट भी बहुत बड़ा है, विश्व स्तर का संकट है। और काशी क्षेत्र जो हम पूरा बोलते हैं काशी क्षेत्र, तो यहाँ पे करीब 15 से 20 जनपद आते हैं और 20 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं। 20,500 करोड़ का वार्षिक कारोबार है, चाहे पत्थर के स्टोन के क्राफ्ट की बात करें, वॉल हैंगिंग की बात करें, ब्लैक पॉटरी की बात करें, भदोही की कालीन, मिर्ज़ापुर की दरी, मेटल का रिपोजी उत्पाद है, यहाँ पे ग्लास बीड्स की चीज़ें हैं, वुड कार्विंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। तो ये इतना लोग कल से इतने प्रसन्न हैं। शिल्पियों का, बुनकरों का फ़ोन आ रहा है, प्रधानमंत्री जी को लोग ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि इस घनघोर संकट के समय में देश का इतना बड़ा जो पैकेज उन्होंने दिया है और विशेष करके उस वर्ग को दिया है जो वर्ग सबसे अधिक प्रभावित इस पूरे के पूरे कोरोना काल में है। जरा सा हम इसको साफ तौर पे जानना चाहेंगे और साफ करवाना आपसे चाहेंगे कि तकलीफ किस तरह की थी, किस स्तर की थी और कैसे थी? जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि स्वदेशी की बात, लोकल, वोकल और ग्लोबल, तो बनारस का जो लोकल उत्पाद है, पूर्वांचल का जो लोकल उत्पाद है, वो पूरी दुनिया में जाता है। और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक हथकरघा का और हस्तशिल्प का निर्यात होता है पूरी दुनिया में। उतना निर्यात कहीं से नहीं होता पूरे देश में जितना कि उत्तर प्रदेश से होता है। तो ये पूरा का पूरा जो भूभाग है, जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, सोने की चिड़िया, तो ये वाकई में सोने की चिड़िया, ये हस्तशिल्प था, हुनर था, मसाले थे, यहाँ के फल हैं जो पूरी की पूरी दुनिया में जाते हैं। ये सोने की चिड़िया कोरोना काल में ठंडी पड़ गई थी, खत्म हो गई, होने की स्थिति में थी जो है, क्योंकि यहाँ रोज कमाना, रोज खाना, दूसरे निर्यात पर निर्भर है पूरा का पूरा उद्योग यहाँ पे। तो अब घरेलू बाजार में कैसे तैयारी हुई, तो ये पूरा बैठ गया था, खत्म हो गया था, पहिया रुक गया था। ये जो चक्र है इसका पहिया रुक गया था, शिल्पियों के हाथ के हुनर रुक गए थे। तो ये बड़ा संकट था, बड़ा गंभीर संकट था। और हम लोगों ने भी, सब लोगों ने आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे समय में आप मदद करिए, सहयोग करिए। तो रुके हुए पहिए को एक तरह से जान मिल गई है। रजनीकांत जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, परेशानी किस तरह की थी? आप बताएं, पहिया रुक गया था, ज़्यादा जो परेशान था इस पूरे वर्ग, जो अगर जितने लोगों की आपने बात की उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग था और वो वर्ग अब किस तरह की राहत महसूस कर? देखिए, यहाँ पे कच्चा माल बाहर से आता है, लकड़ी बाहर से आती है, रॉ मटेरियल जितने भी तरह के हैं, बनारस अपने कौशल, अपने हुनर के लिए जाना जाता है। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, जो रॉ मटेरियल थे वो समाप्त हो चुके थे। बुनकरों के करघे के पास में तानी बाना नहीं था, मेटल वालों के पास मेटल का पत्ता नहीं था, लकड़ी वाले के पास लकड़ी नहीं थी, पत्थर वाले के पास पत्थर नहीं था, तो रॉ मटेरियल था ही नहीं। तो एक जब तक उनके पास रहा तब तक वो लोग बनाते रहे, काम करते रहे, लेकिन अब रॉ मटेरियल रुक गया। दूसरे जो माल तैयार हो रहा है अब वो किस बाजार में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये संकट इसी तरह का था। यही दो महत्वपूर्ण संकट था। तो राशन, अनाज, चीज़ें वो तो जिला प्रशासन ने, भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े पैमाने पर बंटवाया, तो वो तो शिल्पियों को, बुनकरों को मिला राशन है, वो सारी चीज़ हो गई। लेकिन जो आर्थिक दौर शुरू करना था, वो आर्थिक दौर के लिए ये महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे करके बाजार खुले, और बाजार खुलेगा। अभी इनके पास ऋण नहीं है, तो इस आर्थिक पैकेज में हमें विश्वास है कि आने वाले समय में अब ऋण, ब्याज रहित ऋण बुनकरों, शिल्पियों को मिलेगा, जो है लंबे समय के लिए उनको मिलेगा। शायद जीएसटी में रियायत दी जाएगी, तो ये इनकम को मेला, प्रदर्शनी, ज़्यादा भागीदारी की बात करेगी। यही चीजें राजीव जो सामने आ रही हैं कि अब राहत की भी जो बात है वो लोग सोचने लगे हैं कि अब किस तरह की राहत मिलेगी। लेकिन
जो प्राथमिक स्तर पे जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये बिल्कुल। है कि और कहीं शाम ना को कहीं 4 बजे रुका वित्त हुआ मंत्री परिणाम निर्मला जान सीतारमण में आ प्रेस गया कॉन्फ्रेंस है। भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक गुत्थी सुलझ भी जाएगी कि किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है, राज्यों को कितने मिलने वाला है। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दानिश भी हमारे साथ जुड़े हैं रामनगर से। दानिश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, उसके बाद मैं मोइन के पास जाऊंगा। आप ही बताएं, रामनगर की मैं बात करूं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, होटल व्यवसाय वहां पर हैं, इसके साथ साथ वहां पर कुछ औद्योगिक इकाइयां भी हैं, वहां पर काशीपुर हो, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो वहां पर किस तरह की उम्मीदें हैं, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए उनको क्या उम्मीदें हैं, और दूसरे जिनकी औद्योगिक इकाइयां, ये जो बिजनेसमैन है, जो उद्यमी है, उनको क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि रामनगर पर्यटन हब होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो यहाँ के जो पर्यटन व्यवसाय हैं उनको पूरी उम्मीद है कि जो ये 20 लाख करोड़ का एक पैकेज मिला है उसमें उनको कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इस पूरे कोरोना पर से ज्यादातर प्रभावित हुई है और पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट्स हैं पूरी तरह से बंद हैं और आने वाले 6 महीने तक वो बंद रहने वाले हैं। ऐसे में होटल इंडस्ट्री के लोगों को खासी उम्मीद है इस पैकेज से कि उनको इसमें कुछ राहत मिल सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ होटलियर हैं, होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरि सिंह मान से बात करेंगे। मान साहब, कैसी उम्मीद है आप लोगों को कि इस जो पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया, तो कितना आपको मिलने की संभावना है? देखिए, अगर मैं रामनगर और जिम कॉर्बेट के कंसर्न में बात करूं, यहाँ पर 200 रिजॉर्ट हैं और लगभग 20,000 से 25,000 हम लोगों के पास डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं और कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को हम अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हैं। पिछले 2 महीने से हम लोगों ने रिजॉर्ट बंद करे हुए हैं। अक्टूबर तक हम लोगों को कोई संभावना नहीं है कि हमारे कोई रिजॉर्ट खुलेंगे। और बाकी हम लोगों को कोई भी जीएसटी के फॉर्म में हम बहुत अच्छा एक पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से हमने अभी तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू दी है, अपने लोगों को रोजगार दिया है, अपने लोगों को साधन दिया है, तो इस मुश्किल की घड़ी में कम से कम सरकार भी हमारा हाथ थाम के खड़ी रहे और हमको सर्वाइव होने के लिए एक मौका दे कि हाँ, हम लोग जो इस विषम परिस्थितियों से निकल रहे हैं, उस परिस्थितियों से निकलने के लिए हम लोगों को विशेष रूप से जो मदद की जरूरत है, जैसे हम लोग, हमारा स्टाफ, हमारे अपने परिवार, हमारे स्थानीय लोग, सब लोग उस पैकेज में सर्वाइव कर सके और हमारी बहुत उम्मीदें हैं सरकार की तरफ। हमारे साथ ये इंडस्ट्रियल भी से बात करेंगे जिंदल साहब। इंडस्ट्री को इस समय कितना नुकसान हो रहा है इस पैकेज से, कैसे उम्मीद है व्यापारियों को? देखिए, इंडस्ट्री हमारी जो है वो पूरी तरीके से बंद है। जैसा हम जानते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है, परमिशन मिलने के बाद भी इंडस्ट्री हम लोग चालू नहीं कर पाए, क्योंकि जो है ना तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कच्चा माल लाने के लिए और पक्के माल को पहुंचाने के लिए, और लेबर के आने जाने में भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इंडस्ट्री खुलने के बाद भी हम लोग इसको चालू नहीं कर पाए। एक तरफ सरकार हमसे कह रही है कि हम सारी सैलरी जो है अप टू डेट वर्कर्स को दे दें, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस टाइम मुमकिन नहीं है। तो सरकार से हमको उम्मीद है कि जो भी सैलरीज का बिल हमारा बन रहा है उसका 50% सरकार हमको दे, जो ईएसआई और पीएफ का पैसा है वो सरकार एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन दे, और जीएसटी में किसी तरीके की रियायत हमको चाहिए, और बैंक इंटरेस्ट में, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है, तो सरकार से जीएसटी में और इंटरेस्ट में रियायत की हम लोगों को उम्मीद है। और 12 महीने के लिए कम से कम मॉरेटोरियम एक मिले, जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों पे करने के लिए 12 महीने का समय मिले। जी, तो देखिए राजीव, यहाँ पे जितने भी कारोबारी हैं उनको उम्मीद है कि इस पैकेज से उनको कुछ राहत मिल सकती है। देखना ये होगा कि निर्मला सीतारमण क्या इन लोगों को राहत दे सकती है। बिल्कुल, मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है कि वो जीएसटी में राहत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो सैलरीज हम दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि एक तो किसी को नौकरी से ना निकालें और जो नौकरी पर है उनको तनख्वाह भी देते रहें, क्योंकि उनका घर चलता रहे। अब ऐसे में सैलरी देने के लिए पैसा आ ही नहीं रहा, कोई उत्पादन नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा दे कहाँ से? ऐसे में 50% सरकार पैसा दे ताकि वो एम्प्लॉयज़ को पैसा दे, इस तरह की राय निकल कर आ रही है। मोइन, आप बताइए कि वहाँ पर उद्यमियों की किस तरह की राय, लोगों की क्या राय है कि इस आर्थिक पैकेज से वो क्या आशा रख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो ये कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है। यहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, जिसके ज़रिए लोग अपना रोज़गार पाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो लोग, जब कोरोना का दौर शुरू हुआ करीब 2 महीने 2.5 महीने पहले, होली के बाद से ही, तो लोगों का कारोबार धीरे धीरे ठप होने लगा और लॉकडाउन शुरू होते ही ज़्यादातर कारोबार एकदम बंद हो गया। तो लोग खासे मायूस हो गए थे, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद थी कि कहा जाता है कि मोदी है तो
मुमकिन है, उनके पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, तो कम से कम वो कुछ ना कुछ ऐलान ऐसा करेंगे ताकि उनका रोजगार पटरी पर आ सके, उनकी दिनचर्या पटरी पर आ सके। तो कल यहाँ के जो कारोबारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को पूरी तरह सुना और काफ़ी खुश हैं। उन्हें किस बात की उम्मीद है कि कम से कम जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उससे उनका कारोबार कुछ ना कुछ हद तक जो है वो पटरी पर ज़रूर आएगा। लोग अब आज शाम 4 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो पूरा डिटेल से इस पैकेज के बारे में बताती हैं और क्या क्या ऐलान करती हैं। तो हमारे साथ कुछ कारोबारी हैं और छोटे छोटे कारोबार के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग भी हैं। हमारे साथ सबसे पहले महेंद्र गोयल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उसके बाद आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उसको विस्तार से पेश करेंगी कि एक कारोबारी होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो और ज़िंदगी जो है वो फिर से पटरी पर लौट सके, अर्थव्यवस्था को घाटा कम से कम हो। देखिए, सरकार की तरफ से जो पैकेज की कल घोषणा हुई है, करीब 40 दिनों से छोटा व्यापारी जो इस देश का है वह इस पैकेज के लिए जो है मांग कर रहा था और बहुत ही बेसब्र होकर इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता है कि एक सही समय पर प्रधानमंत्री जी ने हमको राहत देने का काम किया है और जितनी ही बेसब्री से हमने इस पैकेज का इंतज़ार किया है उतनी ही उससे ज़्यादा बल्कि बेसब्री से हम शाम को निर्मला सीतारमण जी के वक्तव्य का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इसको क्या चाहते हैं कि वित्त मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद है और क्या चाहता है व्यापारी तबका? देखिए, मैं आज फिर आप लोगों से ये बात कहूँगा, मैंने पहले भी कई बार कही है कि देश का व्यापारी सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा। वो अपने लिए एक राहत की उम्मीद करता है कि जो ये लॉकडाउन का पीरियड था जिस समय उसका सारा कारोबार बंद पड़ा था, उस समय का उसका ब्याज माफ़ हो, उसको आगे के लिए वर्किंग कैपिटल की एक दिक्कत आने वाली है, उसके लिए एक सरकार अलग से जो हमारा पिछले साल का व्यापार रहा है उसके आधार पर गणना करके हमको एक अलग से वर्किंग कैपिटल दे और जिसका ब्याज भी बहुत कम होना चाहिए, 3 से 5% हो, ताकि हम बाज़ार में सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा जो हमारा बिजली पे फिक्स चार्ज हैं वो ख़त्म किए जाएँ। हमको स्टाफ के लिए जो तनख्वाह देना मैंडेटरी किया गया है और ये हम भी मानते हैं कि जो हमारा कर्मचारी इतने साल हमारे साथ रहा है उसका परिवार भूखा भी नहीं रहना चाहिए, पर बिक्री नहीं है, कमाई नहीं है, तो हम देंगे कहाँ से? इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को हमको हमारे कर्मचारियों के लिए भी जो है काफ़ी उम्मीदें हैं आप लोगों को। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं सरकार से आप कि सरकार आज वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं अजय अग्रवाल, कैट इलाहाबाद का सेक्रेटरी हूँ। कल जो मोदी जी ने हमारे लोगों के लिए किया है, कैट इसकी बहुत दिन से डिमांड भी कर रहा था और खैर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक पैकेज उन्होंने दिया है जो कि हम लोगों के मतलब सोच से ऊपर दिया है, लेकिन इसके साथ अभी तक वित्त मंत्री जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि हमें क्या देना है, किसको देना है, कैसे देना है। तो इसके लिए ठीक है, वो लोग हमेशा जो भी करते हैं कि बड़े उद्यमी के लिए तो लोग करते हैं, छोटे व्यापारी के लिए ये लोग ज़रा सा कम विचार करते हैं कि उनको क्या पैकेज देना, कुछ नहीं देना। तो ऐसा नहीं है कि बड़े उद्यमी अगर मतलब सरकार के कार्यक्रम में सहयोग करते हैं तो छोटा व्यापारी भी करता है। छोटा व्यापारी के आज हमारे पास मान ली किसी के पास 10 स्टाफ है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 12 है, तो हम लोगों ने भी कम से कम कुछ भी नहीं लगा रहे तो 6 करोड़ व्यापारी हैं, तो हमने कम से कम 2 करोड़ उनको लोगों को नौकरी दे रखा है, सब कुछ है। हम ब्याज भी देते हैं, हम बिजली का भी देते हैं, दुकान का भी देते हैं। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे ब्याज को माफ़ करे, हमारे जो हम सैलरी दे रहे हैं उसका कहीं कंट्रीब्यूशन करे और जो कुछ भी उससे ज़्यादा कर सकती है। मतलब चाहते तो हम बहुत कुछ है। बिल्कुल राजीव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया था उससे जो प्रयागराज के कारोबारी हैं काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट हैं, उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और उन्हें इस बात का यकीन है कि आज शाम जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उनके जो दर्द है, उनकी जो ज़रूरत है उसको समझेंगे और उसके मुताबिक ही घोषणाएँ करेंगे। जी, मोहम्मद मोइन आपका, दानिश आपका और नीतीश आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो तीनों ही जगह से जो बात निकल कर आए उसमें यही है कि एक तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, लॉकडाउन के दरमियान जो बिजली का बिल आया है वो भी वो माफ़ करने की मांग कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दें, सरकार इसमें कुछ मदद करे ताकि उनका भी घर चलता रहे और दबाव उद्यमी पर भी ना पड़े। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो ब्याज है उनका, वो ब्याज या तो माफ़ किया जाए या तो उसको बहुत कम किया जाए ताकि बोझ ना पड़े, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद होने के चलते, उनके उद्योग बंद होने के चलते वो इस वक्त बहुत परेशानी में है। ऐसे में सरकार उनका हाथ थामे।
एक छोटे से ब्रेक के लिए अब हम रुक रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा।